हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने अपने लास्ट के वीडियोस में वर्क के बारे में पढ़ा था, एनर्जी के बारे में पढ़ा था और पावर के बारे में पढ़ा था। तो हम क्या कर सकते हैं, अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए जैसा कि इसका नाम ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा थ्योरम है जिसमें वर्क का भी जिक्र होगा और एनर्जी का भी जिक्र होगा। इसको मैं समझाने के लिए यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये कार है और इस कार को क्या करना है, ये कार मूव कर रही है। दिस कार इज मूविंग। अब देखिए कार मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और हमने क्या करा, हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल एजेंट से फोर्स लगाया। तो इस कार पे क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी हो गई और अब कार जो है आगे ये वाली कार दिखा दी हमने और इसकी फाइनल वेलोसिटी v रख दी। इसका मतलब मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम जानते हैं कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी डिस्प्लेस करती है। अगर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो जाहिर सी बात है बॉडी ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस करती है और बॉडी जब डिस्प्लेस करती है तो बॉडी वर्क करती है। अगर बॉडी वर्क करती है तो उस बॉडी के ऊपर करा गया वर्क, जितना वो वर्क हुआ होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हुआ होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए कहने का मतलब ये एक ऐसी थ्योरम है जो वर्क को और काइनेटिक एनर्जी को इक्विवेलेंट साबित करती है। ये कहती है कि वर्क और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्विवेलेंट हैं, मतलब ये वर्क चीज और काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज होती है। मतलब अब आप देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया, सपोज इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। अरे भाई मैंने काम भी तो किया, वर्क किया। और इन्होंने कहा कि ये जो वर्क होता है ये वर्क हमेशा किसके बराबर आता है, ये वर्क आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो अब आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं इसके लिए डेफिनेशन ये बना सकता हूं, दिस थ्योरम states that the work done on a body, या तो वर्क डन, या तो बॉडी के ऊपर काम कर दिया, या तो क्या कर दिया, एक तो होता है ना एक्सेलरेट करने को, तो क्या करना, रिटार्ड करना। तो मैं अभी वर्क डन ऑन अ बॉडी इज always equal to the change in its kinetic energy। अब देखिए, अब इसको मैं यहां पर लिखता हूं। मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि वर्क जो है, वर्क किसके बराबर है, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसको अब हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस करी, वर्क हुआ और इनिशियल वेलोसिटी u रखी, फाइनल वेलोसिटी v रख दी। तो हमने कहा कि इनिशियल और फाइनल में क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी और यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब उनका डिफरेंस देखेंगे तो वो एग्जैक्टली उस वर्क के बराबर आता है। और सबसे जरूरी चीज, ये हर किसी किस्म के फोर्स के ऊपर अप्लाई होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम।
चाहे फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, या चाहे फोर्स कैसा हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द कंजर्वेटिव फोर्सेस एज वेल एज फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए, अब कंडीशन ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, कभी तो ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और बॉडी को एक्सेलरेट किया। अब मैं दो कंडीशन, दो चीजें ला रहा हूं आपके सामने। एक चीज ये है एक्सेलरेट करना और दूसरी चीज ये है रिटार्ड करना। रिटार्ड, देखिए एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, रिटार्डेशन बोल सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन होता है फोर्स को, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के उसी डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेट करना। रिटार्ड होता है एक मूविंग बॉडी को क्या करने की कोशिश करना, स्टॉप करने की कोशिश करना बाय अप्लाइंग एक रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए एक्सेलरेट होता है, सपोज मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं और मेरी पीठ पे कोई धक्का दे दे तो मैं और तेजी से, मेरा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन रिटार्ड होता है मैं दौड़ रहा हूं और वहां से मुझे कोई रोके। इट मींस रिटार्डेशन होता है स्टॉप करने के लिए, किसी मूविंग बॉडी को अगर रोकना है तो रिटार्डेशन लगता है, और किसी मूविंग बॉडी को और ज्यादा तेज करना है तो उसके लिए एक्सेलरेशन लगता है। तो ये दोनों चीजों में वर्क तो होगा, इस वाले में रिटार्डेशन में होगा, इस वाले में एक्सेलरेशन में होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कहने का मतलब देखिए, मैंने यहां पर चेंज लिखा है। अब जरूरी नहीं कि चेंज खाली इंक्रीज ही हो, चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो हमारे पास कैसा पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव वर्क। इट मींस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, हमारे पास वर्क पॉजिटिव होगा और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज में आएगी, पॉजिटिव रख रहा हूं। और अगर रिटार्ड हुआ तो दोनों क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको प्रूव करता हूं, और इसको प्रूव करता हूं बाय कैलकुलस मेथड। बहुत आसान मेथड है, उस तरीके से हम चलते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी तक बोला, मैंने कहा किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो अगर बॉडी डिस्प्लेस करके उसी डायरेक्शन में चली गई, इट मींस एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन जब कोई बॉडी चल रही है और कोई दूसरा फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त एक्सेलरेशन के बदले रिटार्डेशन लगता है। बट दोनों के दोनों केसेस में क्या हो रहा होता है, दोनों के दोनों केसेस में वर्क हो रहा होता है। और वो वर्क किसके बराबर होता है, वो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। And this energy theorem, work energy theorem, this principle is applicable for both the forces, that is either conservative force or the non-conservative force. यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आए तो किसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। दोनों फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क इस वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होता है। अब मैं इसको प्रूव करता हूं मैथमेटिकली कि हमारे पास ये मैथमेटिकली किसके बराबर आता है, इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक बॉडी का एग्जांपल लेते हैं और बॉडी का मास रखते हैं m। सपोज m में बॉडी का मास रखता हूं, m इज द मास ऑफ द बॉडी। अब देखिए अगर मैंने बॉडी का मास m रख दिया तो देखिए अब यहां पर अगर मुझे छोटा सा वर्क करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है, F डॉट डी एस। ये बहुत आसान चीज है, मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट रखा, छोटा सा फोर्स रख दिया और ये वाली चीज कर दी। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत आसान चीज है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, dw इज इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस 0 डिग्री। अब बोले कॉस 0 क्यों रखा, मैंने बोला है कि बॉडी का मास m है और बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो इसका मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds और इन दोनों के बीच में एंगल 0। अब देखिए dw बिकम्स एफ डी एस बिकॉज cos 0 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर dw इक्वल्स टू f के बदले अगर मैं ma
ds डाल दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिकॉज m is the mass of the body and a is the acceleration here. Why acceleration? Because we apply some force on that body and the body will displace in the direction of applied force. तो इसीलिए मैंने acceleration रखा. तो यहां पर MADS में कर रहा हूं, बट देखिए मैं यहां पर लिख सकता हूं बट a इक्वल्स टू, यहां पर मैं बिकॉज डाल दूंगा, बिकॉज F इक्वल्स टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल्स टू ma के बराबर होता है. लेकिन एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर मैं इसको यहां पर यूज कर दूं तो ये किसके बराबर होगा? m dv बाई dt इंटू ds. अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, ds को अंदर लाऊंगा और dv को बाहर कर दूंगा. तो क्या होगा? dw इज इक्वल्स टू m ds बाई dt इंटू dv. देखिए dv को बाहर कर रहा हूं. ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी. तो ये हो जाएगा m, इसके बदले में v लिख सकता हूं, mv dv. तो ये वाली कंडीशन बहुत आसान है. जब मैंने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन करवाया था तो वहां पर भी यहां तक हम पहुंचे थे, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया यहां पर. अब देखिए टोटल वर्क. अब आप सोच रहे होंगे मैं वर्क क्यों निकाल रहा हूं, तो वही चीज हमें निकालनी है क्योंकि वर्क को हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर प्रूव करना है. टोटल वर्क इज अचीव्ड बाय इंटीग्रेटिंग द अबव. ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. देखिए इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन mv dv. अब सोचने वाली बात तो ये है कि हमने बोला कि बॉडी का जो है, बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद उस पे क्या होता है, बॉडी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बदलकर कौन सी वेलोसिटी बन जाती है? फाइनल वेलोसिटी बन जाती है. इसका मतलब लिमिट्स इसके u टू v हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल, कि कितना चेंज हुआ. तो dw किसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन करके? वर्क के बराबर. और मास पे तो इंटीग्रेशन लगेगा नहीं, बाहर u टू v dv. अब देखिए w इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई 2 और यहां पर u टू v. अब देखिए क्या आएगा. सबसे पहले तो हम अपर लिमिट डालेंगे, उसके बाद हम लोअर लिमिट डालेंगे. w इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर और यहां पे u टू v. पहले फाइनल लिमिट डाल दीजिए, अपर लिमिट. इसको मैं लिख सकता हूं, मास भी बाहर करना पड़ेगा, यहां पर m भी है और यहां पर भी m है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. ये तो वर्क है, तो मैं बोलूंगा वर्क इज इक्वल्स टू, देखिए 1/2 m v स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है. लेकिन वेलोसिटी कौन सी है? फाइनल वेलोसिटी है. इसका मतलब मैं इसको क्या बोलता हूं? इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो हमने बोला कि वर्क इक्वल्स टू फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो डेल्टा के ई. इट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. ये हमारे पास क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम होगा. और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो इसकी बेसिस पर देखिए मैं यहां पर भी बोलना चाहूंगा कि हमने एक कंसीडर किया, एक बॉडी पे फोर्स लगाया जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी का क्या बन गया? v बन गया. और हमने चेक कर दिया बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड. एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आता है और थोड़ा सा समझने वाली बात है. अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है कैलकुलस मेथड से तो सिर्फ डिफरेंस ये होगा, वहां पर आप 0 टू v डालते हैं, यहां पर u टू v करेंगे आप, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का आप कॉन्सेप्ट लाएंगे. तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको इसी की बेसिस पर एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं कि अगर हमें, देखिए यहां से ही सोचिए, अगर एक गाड़ी का एग्जांपल दिया गया हो और बोला गया हो कि गाड़ी जो है, गाड़ी का मास जो है 1000 kg है. द मास ऑफ दैट बस इज 1000 kg एंड वी वांट टू स्टॉप दैट बस. हमें क्या करना है? उस बस को क्या करना है? रोकना है. अबे भाई कैसे रुकेगा? इट मीन्स कौन सा फोर्स लगेगा? द फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी देयर. हमारे पास वहां पर कौन सा फोर्स होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए. और हम ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी कहां तक जानी चाहिए? चलिए हम रखते हैं कि गाड़ी 50 मीटर तक रुक देनी चाहिए, मतलब रुकनी चाहिए.
तो हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास गाड़ी का मास 1000 kg है और उसके बाद हम बोलते हैं कि गाड़ी को 50 मीटर तक रुक जाना चाहिए, और उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि आप वो फोर्स निकालिए, आप वो फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए कि जब वो गाड़ी रुक जाएगी, अगर गाड़ी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिएगा। अब मैं उस क्वेश्चन को पहले लिखता हूं और उसके बाद आपको क्लियर समझ आ जाएगा। We should have to find the average frictional force here. हमें वो फोर्स निकालना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम परफेक्ट फोर्स तो नहीं निकाल पाएंगे, गाड़ी रुक रही है भाई, वेरिएबल चीज है, जब वेरी करती है चीज तो हम एवरेज ही बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डाल रहा हूं, इट्स अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूं फाइंड द एवरेज, कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स टू स्टॉप, क्या करने के लिए, रोकने के लिए, टू स्टॉप अ बस ऑफ मास 1000 kg। बस का मास है 1000 kg और आप बोलेंगे मैंने फोर्स निकालना है kg इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, 50 मीटर डिस्टेंस के दरमियान, ठीक है। तो आप बोलिए, यहां पर हम बोलेंगे, मैंने मास भी दे दिया और ये भी दे दिया। चलिए, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is 36 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां पर मैंने बोल दिया कि आपके पास बॉडी को स्टॉप करना है और कितने किलोमीटर्स की बात करेंगे हम, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखिए हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि मास दिया है, डिस्टेंस दिया है और इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो फाइनल वेलोसिटी भी यहां पर कहीं ना कहीं होगी, यहां पर फाइनल वेलोसिटी भी है। और देखिए फाइनल वेलोसिटी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले वो चीज लिख देंगे जो हमारे पास है, यहां पर अवेलेबल है। तो हम बोलेंगे हियर m इक्वल्स टू 1000 kg और s इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू 50 मीटर्स और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एसआई सिस्टम में यूनिट्स है या नहीं है। तो देखिए इसका तो एसआई में है, ये भी एसआई में, ये एसआई में नहीं है, ये कैसा होना चाहिए था, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए था। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाई 1000। देखिए 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो यहां पर डिवाइडेड बाई पर, देखिए यहां पर मैं मीटर कर दिया, पर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, और हम ऐसे लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स। तो यहां पर सेकंड डाल रहा हूं, देखिए 1 2 1 2, यहां पर चले जाएंगे 6 6 और 6, ये भी कैंसल आउट, आपके पास बचेगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये है, उस बस की इनिशियल वेलोसिटी ये है। अब देखिए हमने कहा कि फाइनल वेलोसिटी के स्टॉप, ये जो लफ्ज है ना, ये वाला स्टॉप, यही तो मेन चीज है। ये कहना चाहता है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी जाके तो रुकेगा भाई। तो देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं यहां पर सीधे के सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम की बात आती है। आप सोच रहे होंगे कैसे, हमें निकालने के लिए बोला है फोर्स और यहां पर दिया है मास, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अगेन मैंने दोबारा से बोल दिया। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क होता है। मतलब इसको अगर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, और ये u और ये v जो है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में काम करेगा, और ये m 1/2mv² में काम करेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो हम ये बोल सकते हैं, यहां पे बोलेंगे अप्लाइंग
कौन सा थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 50 इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v क्या है आपके पास 0 है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इनटू, देखिए इनिशियल क्या है हमारे पास 10 है का स्क्वायर, मैंने m का वैल्यू डाला नहीं, m आप डाल सकते थे कोई बात नहीं, नेक्स्ट में डाल देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा 50f इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 1000, देखिए मास 1000 है, इंटू 10 का स्क्वायर आपके पास 100 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 50f इक्वल्स टू माइनस, ये देखिए 50 यहां पे लाया और ये आ जाएगा हमारे पास, ये 50 आप इधर से कैंसिल आउट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 2 3 4 50,000। देखिए अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, f इक्वल्स टू माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 50, ये वाला 50 नीचे चला जाएगा, ये देखिए बहुत सिंपल हो गया 1000। इसका मतलब फोर्स कितना लगना चाहिए, माइनस 1000। तो देखिए मैंने यहां पर बोला है कि फोर्स जो है माइनस 1000 लगना चाहिए, तो इस माइनस 1000 का मतलब क्या है भाइयों, इस 1000 का मतलब है कि नेगेटिव का साइन का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अगर ऐसा लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसा लिखना चाहोगे एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या लिखा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा 1000 लिखेंगे वहां पर आप, फिर 1000 न्यूटन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपके पास ये पहले ही दिया गया है तो फ्रिक्शनल का मतलब ही तो नेगेटिव है, आपको यहां पर पॉजिटिव डालना पड़ेगा। अगर सीधा फोर्स दिया तो फिर आपको ये बोलना पड़ेगा, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी होता है। चलिए हमने इस तरीके का क्वेश्चन निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी को निकाल दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम को निकाल दिया। अब चलते चलते मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बोल देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी का आपको डेफिनेशन बोल दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लेकिन उसका आज मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक रिलेशन उसके बारे में निकाल के दे देते हैं। हल्का सा न्यूमेरिकल ये रिलेशन है, वो समझिएगा, और उसके बाद उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आप निकाल सकते हैं। यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, मैंने कहा था द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position, उसकी पोजीशन पर बेस्ड होता है कि बॉडी का पोजीशन कहां पर है। तो अब इसी चीज को मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में सपोज ये हमारी अर्थ है और यहां पर एक बॉल है, तो इसी बॉल को अगर हम फोर्स लगा के यहां पर पहुंचा दें तो बोलिए भाई, फोर्स का डायरेक्शन नीचे रख दिया, ये बॉल है तो यहां पर भी बॉल आ गई। अब आप बोलिए कि यहां पर अगर मैंने इस पोजीशन का मालूम कैसे होगा कि ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो हम बोल सकते हैं इट इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से h की दूरी पर है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी और वर्क तो क्या होते हैं, दोनों एक ही कॉइन के दो क्या होते हैं, साइड्स होती हैं, मतलब सेम चीज है, वर्क इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो बोलिए वर्क किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स आपके पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पर क्या डालूंगा मैं, यहां पर मैं g डालूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या होता है g, इनटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितनी हाइट तक है h, इसका मतलब w इक्वल्स टू mgh विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत आसान सा रिलेशन था, पर ध्यान दीजिएगा जब भी आप ग्रेविटेशनल यूनिट पढ़ते हैं
ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में जो ये जी होता है इसका वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब ये बहुत सारी जगहों पर वेरी करता है। मतलब नीचे जाएंगे तब भी वेरी करेगा, ऊपर जाएंगे तब भी वेरी करेगा। अगर वेरी करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मैंने जी कौन सा रखा है। अगर जी मतलब थोड़े से डिस्टेंस में, ये मतलब इफ एच इज स्मॉल, मतलब एच अगर छोटा है, मतलब ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, ज्यादा डिस्टेंस, मतलब मैं बोल रहा हूं कि जी में ज्यादा वेरिएशन, नॉट मोर मच वेरिएशन इज हियर, मतलब इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए मैं जी बोल रहा हूं। नहीं तो यार जी के बदले कुछ और आ सकता था ना। जी तो वेरी कर रहा है ना, जगह टू जगह चेंज हो रहा है, यहां से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमने तो ये पूरा सेम ही रख दिया ना जी इधर तक। तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो सोचने वाली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आप धनुष की बात करते हैं, ये देखिए धनुष की बात करते हैं, तो आपने क्या कर दिया, एक एरो लगा दिया यहां पर, आपने तीर है ये, ठीक है। आप इस धनुष को स्ट्रेच करते हैं, पहले यहां पर खींच के ले जाएंगे और उसके बाद छोड़ते हैं और ये एरो फिर आगे जाता है। इसका मतलब ये स्ट्रेच करने का मतलब क्या है भाई, यहां पे स्ट्रेच करके आपने क्या कर दिया, इसकी पोजीशन यहां पर पहुंचा दी और उतनी ज्यादा एनर्जी आपने स्टोर करके रखी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी मैन, नथिंग एल्स। मींस आपने ऐसे खींचा और यहां पर स्टोर करके रखी और उस एनर्जी को जब छोड़ा तो उसने इतनी स्पीड में क्या कर दिया, एरो को आगे भेज दिया। इट मींस आपके पास एक और चीज आ गई कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर थी वो जब इधर से छोड़ दिया गया तो एरो के थ्रू सीधे एरो किस में आ गया, मोशन में आ गया, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई, किसमें बदल गई बोलिए, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि एनर्जीज जो होती है वो बदलती हैं। एनर्जीज जो है कन्वर्टिबल है, एनर्जीज का कन्वर्जन होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया, और उसके बाद मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो कंक्लूजन ये रहा कि द टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स while displacing a body from one place to another, it does some work, and that work is always equals to the change in the kinetic energy. That is the crux of the work energy theorem. And after that we have done one numerical which is based on the frictional force, average frictional force, that what is the average frictional force required by we people to stop a bus which is moving with the speed of initial speed of 36 kilometers per hour, and that bus should have to stop within the distance of 50 meters. After that we have done the topic potential energy, and in that topic we have concluded that the energy possessed by a body by virtue of its position, and that position is set in case of gravitational potential energy from the earth, and if that position, if that height is very comparable, or if that height is very less, as less we can say, why we can say less, because if we take very much high height, then what happens, the change in the gravity will not be ignored, because the gravity acceleration due to gravity varies as we go upwards, as we go downwards too. So this is all about the today's topic. Thank you so much. Have a nice day.